biology. In this video, we will be discussing the chapter excretory products and their elimination. ये चैप्टर आपकी 11th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 19th है एंड every year you get around 2 to 4 questions out of this chapter in NEET exam. And in NEET 2020 we got 2 questions from this chapter. So here again I will discuss 2 mind maps from this chapter. पहला माइंड मैप एक जनरल आइडिया आपको देगा, आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगा इस चैप्टर का, और सेकंड माइंड मैप जो होगा वो एक डिटेल्ड इंडेक्स होगा जिसको कि आप अपने समरी पर्पस के लिए और अपने रिवीजन पर्पस के लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज अवर फर्स्ट माइंड मैप. तो इस माइंड मैप में हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते क्या हैं और उनका एलिमिनेशन बॉडी से क्यों जरूरी है. ठीक है, तो कोई भी एनिमल सेल है तो इट इज अंडरगोइंग सम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. ठीक है, ऑल्सो आप दूसरे मीन्स जैसे कि आप कुछ एक्सेसिव इंजेक्शन कर रहे हैं फूड के थ्रू या वाटर के थ्रू, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो आपके सेल्स में दे टेंड टू एक्यूमुलेट. ठीक है, और आपका बॉडी जो है आफ्टर सर्टेन लेवल इट कैन नॉट बियर टू एक्यूमुलेट देम इनसाइड द बॉडी. ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करना जरूरी हो जाता है, अदरवाइज इट विल क्रिएट टॉक्सिसिटी. ठीक है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे हो सकते हैं? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, carbon dioxide, then water, and also some ions like sodium ion, potassium ion, chloride ion, phosphate ion, sulfate ion. ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि आपको कॉमनली नहीं मिलते हैं बट दे कैन occur like trimethylamine oxide, also known as TMAO, guanine, allantoin, hippuric acid, creatine and creatinine. ठीक है, सो ऑल दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स. अब इसमें से जो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड है ये सबसे कॉमनली आपको एनिमल्स में देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो इसमें जो पूरे चैप्टर में जो हमारा मेन एम्फेसिस रहेगा वो इन्हीं तीनों के ऊपर रहेगा. ठीक है, सो इसमें हमने डिस्कस किया कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और उनका एलिमिनेशन हमारे बॉडी से किस लिए जरूरी है. ठीक है, तो आगे हम देखेंगे सेकंड माइंड मैप में कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर में डिटेल में कवर करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड माइंड मैप. स्टूडेंट्स, टू बिगिन विद द डिटेल्ड इंडेक्स, first of all you should have a brief understanding of the basic terminologies related to excretory products and their elimination. So the first term is excretion. तो excretion क्या होता है? It is the process of removal of nitrogenous waste materials. तो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स को जो बॉडी से रिमूव करना है उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं. तो हमारे जैसे कि हमने पढ़ा है नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, जो बेसिकली 3 वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हम जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है. तो उनके रिमूवल के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं. सेकेंड टर्म इज होम्योस्टेसिस. अभी होम्योस्टेसिस क्या है? देखिए, आपका बॉडी का जो भी फिजिकल और केमिकल जो स्टेट है, ठीक है, मतलब कि जो भी कॉम्पोजिशन है हर एलिमेंट का, हर सब्सटेंस का, तो उसको एक विद इन एन ऑप्टिमम रेंज हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है फॉर द सर्वाइवल. ठीक है, सो दैट मेंटेनेंस ऑफ द स्टेडी स्टेट इज नोन एज होम्योस्टेसिस. और इसी से रिलेटेड एक दूसरी टर्म है ओस्मो रेगुलेशन. तो ओस्मो रेगुलेशन रिलेटेड है आपके सोल्ट और वाटर के कंसेंट्रेशन से. ठीक है, तो सोल्ट और वाटर का जो कंसेंट्रेशन है उसको स्टेडी स्टेट में मेंटेन करके रखना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन. ऑन द बेसिस ऑफ ओस्मो रेगुलेशन we can divide animals into 2 parts. First is osmoconformers and second is osmoregulators. अब osmoconformers में वो एनिमल्स आते हैं जो अपने इंटरनल ओस्मोलैरिटी को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द ओस्मोलैरिटी ऑफ देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट. ठीक है, इसमें आते हैं आपके ऑल मेरीन इनवर्टिब्रेट्स एंड सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स. ओके, देन कम्स ओस्मोरेगुलेटर्स. ओस्मोरेगुलेटर्स में वो एनिमल्स आते हैं विच do not change their internal osmolarity according to the osmolarity of their surrounding medium. इसके अंदर आते हैं आपके ज्यादातर वर्टिब्रेट्स बट एक्सेप्ट हैगफिश. हैगफिश आपका जो है ओस्मोकन्फर्मर्स में आता है. ठीक है, इसके बाद एक लास्ट टर्म आपको जो पता होनी चाहिए दैट इज यूरिया साइकिल. यूरिया साइकिल को आप ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज क्रैब हैंसलेट साइकिल ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस. ठीक है, तो अब ये यूरिया साइकिल क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एंड इट अकर्स इनसाइड द लिवर. तो इसमें होता क्या है कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से यूरिया का
फॉर्मेशन होता है और ये आपके लिवर में होता है। ठीक है, तो ये जो है सारे कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। आफ्टर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो जैसा कि हमने फर्स्ट माइंड मैप में देखा कि देयर आर 3 मोस्ट कॉमन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो उन्हीं के बेसिस पे वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। तो फर्स्ट इज अमोनोटैलिज्म, सेकंड इज यूरियोटैलिज्म एंड थर्ड इज यूरिकोटैलिज्म। तो जैसा इनके नाम से ही पता चल रहा है, अमोनोटैलिज्म में अमोनिया जो है मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, यूरियोटैलिज्म में यूरिया विल बी द मेन excretory waste product, and in uricotelism यूरिक एसिड विल बी द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। तो देखिए अमोनिया जो है ना, इट इज हाईली टॉक्सिक, वेरी वेरी टॉक्सिक, और इसीलिए इसको रिमूव करने के लिए वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो अमोनोटैलिज्म आपको उन्हीं एनिमल्स में दिखाई देगा जो कि पानी में रहते हैं, जिनके सराउंडिंग एरिया में वाटर का जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत हाई है। ठीक है, इसीलिए इट इज शोन बाय बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड ऑल्सो एक्वाटिक इंसेक्ट्स लाइक प्रॉन्स। ठीक है, देन वी हैव यूरियोटैलिज्म। तो यूरियोटैलिज्म देखिए, यूरिया जो है इसको एक मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। ठीक है, तो इस ये आपको उन एनिमल्स में दिखाई देगा जो कि लैंड पे रहते हैं। ठीक है, सो इट विल बी शोन बाय मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, देन मरीन फिशेस। ठीक है, देन लास्ट इज यूरिकोटैलिज्म। तो यूरिक एसिड जो है ये बहुत कम टॉक्सिक होता है, और इसको एलिमिनेट करने के लिए जो वाटर का रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑल्सो लीस्ट। ठीक है, एंड इट विल बी शोन बाय एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये आपको कॉमनली दिखता भी है, जैसे इंडिया में तो पिजन और जो लिजर्ड्स वगैरह हैं बहुत ही कॉमन है, तो हमें दिखाई देता है उनका वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो दैट इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ अ पेस्ट और अ पैलेट। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, तो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप का स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो कि उसको हेल्प करता है एक्सक्रीशन के प्रोसेस में। Okay, so in case of invertebrates there are different organs, and in case of vertebrate we have some other specialized organs. First we will discuss invertebrates. तो invertebrates में हम सिर्फ important ones को ही डिस्कस करेंगे, वैसे तो एक लंबी लिस्ट मैं आपको दे सकती हूँ, but that is not required. We will discuss only the ones which are important for our examination. So first is Protonephridia, also known as flame cells. So these are found in the phylum Platyhelminthes. Platyhelminthes are also known as flatworms, for example Planaria. So these animals will have Protonephridia or flame cells as the specialized excretory organ. Second is Nephridia. Nephridia is very common. It is seen in case of earthworm and other annelids. तो ये आपको चैप्टर नंबर 7 जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है, वहां पे भी आपको, क्योंकि अर्थवॉर्म को डिटेल में पढ़ना होता है, तो वहां पर भी आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया एंड मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू दिस। थर्ड इज मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ये भी आपको चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करना है। तो मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स जो है ये कॉकरोचेस में मिलेंगी और उसी के रिलेटेड अदर इंसेक्ट्स में। देन वी हैव एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स, दे आर फाउंड इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। Okay, so next we have vertebrates. So vertebrates like us human beings, we all have kidneys as the specialized excretory organs. अब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को फर्दर डिटेल्स में देखेंगे। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। ठीक है, इन सबको हम डायग्राम में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि यूरिन का पैसेज कैसे होता है। तो जो हमारी किडनीज हैं उसकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है दैट इज नोन एज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से ये जो है कलेक्टिंग डक्ट में पास होगा। फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट द यूरिन इज पास्ड ऑन टू द डक्ट ऑफ बैलिनाई। डक्ट ऑफ बैलिनाई से फिर वो पेपिला की तरफ जाएगा। पेपिला से इट विल गो इनटू द रीनल कैलिक्स। रीनल कैलिक्स से इट विल गो टू द रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस इज द फनल शेप्ड पोर्शन ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ द किडनी। रीनल पेल्विस से वो यूरेटर्स में जाएगा। यूरेटर्स जाके यूरिनरी ब्लैडर से अटैच हो रहे हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर में जाके यूरिन स्टोर हो जाएगा। वहां से व्हेन यू फील द अर्ज टू यूरिनेट, द यूरिन इज पास्ड आउट थ्रू द यूरेथ्रा। सो यूरेथ्रा इज द आउटर ओपनिंग ऑन द बॉडी सरफेस। अब हम इन सबको डायग्राम में देख लेते हैं। तो 2 किडनीज हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे।
दोनों से एक एक यूरेटर निकल रहा है, यूरेटर जाके यूरिनरी ब्लैडर से अटैच हो रहा है और यूरिनरी ब्लैडर की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है दिस इज यूरेथ्रा थ्रू विच द यूरिन विल बी पास्ड आउट. And then I have drawn two structures, the green colored structures. These are adrenal glands. तो दो adrenal glands हैं total, one on the top of each kidney. ठीक है, अब ये जो blood vessels मैंने draw की हैं इनको देख लेते हैं. तो the red colored vessel, this is dorsal aorta. तो dorsal aorta जो है oxygenated blood लेके आती है हार्ट से किडनी की तरफ, और ये जो आप देख रहे हैं this is the renal artery which is entering the kidney. ठीक है, और ये जो ब्लू कलर वेसल है दिस इज इंफीरियर वेना कवा. तो इंफीरियर वेना कवा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी टुवर्ड्स द हार्ट. ठीक है, तो जो ब्लू कलर वेसल जो निकल रही है किडनी से दिस इज रीनल वेन. ओके, सो दिस वाज इन ब्रीफ अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब हम इसके आगे जो है नेफ्रॉन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. अब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, साथ में हम नेफ्रॉन के जो टाइप्स हैं और जो उससे रिलेटेड ब्लड वेसल्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे. ये सारी चीज़ें मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले हम ये टर्म्स देख लेते हैं. तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसमें आता है मैल्फिगियन बॉडी. मैल्फिगियन बॉडी को हम रीनल कॉर्पसल भी बोलते हैं एंड इट फर्दर कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट्स. फर्स्ट इज ग्लोमेरुलस एंड सेकेंड इज द बोमेन्स कैप्सूल. तो जो बोमेन कैप्सूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूरिन के फिल्ट्रेशन में. तो बोमेन्स कैप्सूल में एक टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज पोडोसाइट्स. तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ. तो पोडोसाइट्स के ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं. नेक्स्ट वी हैव प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एब्जॉर्प्शन में, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में. ठीक है, तो पीसीटी जो है आगे चल के हैनलेज लूप बनाता है या फिर इसको लूप ऑफ हैनले भी बोलते हैं. ये एक यू शेप्ड या फिर हेयरपिन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब. जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले है ये आगे चल के डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाता है. ये भी काफी कॉइल्ड होता है. तो पीसीटी और डीसीटी दोनों हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं. तो डीसीटी जो है जाके आगे कलेक्टिंग डक्ट से ज्वाइन करता है और कलेक्टिंग डक्ट के बाद आता है डक्ट ऑफ बेलिनाई. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. अब हम टाइप्स देख लेते हैं. नेफ्रॉन दो टाइप का होता है, फर्स्ट इज कॉर्टिकल एंड सेकंड इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स. अब ये क्या होते हैं मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ किडनी. तो इसका जो बाहर वाला लेयर है दैट विल बी नोन एज कोर्टेक्स और जो अंदर वाला लेयर है दिस विल बी मेडुला. तो जो नेफ्रॉन्स कोर्टेक्स में लाई करते हैं दे आर नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और जो नेफ्रॉन्स मेडुला में लाई करते हैं दे आर नोन एज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स. ओके, देन वी हैव द रिलेटेड ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स कौन कौन से रिलेटेड है नेफ्रॉन से? फर्स्ट इज एफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियोल्स, देन देर आर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड लास्ट वासा रेक्टा. So vasa recta is a type of peritubular capillary only. So these are the type of blood vessels related to the nephron. तो अब हम इन सारी चीजों को डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझते हैं. Now we will see the diagram of nephron. तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बोमेन्स कैप्सूल से. So this cup shaped structure which you can see, this is बोमेन्स कैप्सूल. और बोमेन्स कैप्सूल में एफरेंट आर्टीरियोल जो है एंटर कर रहा है, जो रेड कलर का वेसल है दिस इज एंटरिंग, दिस इज एफरेंट आर्टीरियोल. और ये यहाँ पे आके एक गुच्छा बना लेता है, अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. ठीक है, तो इस ये जो गुच्छा है इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं. ठीक है, सो दिस ग्लोमेरुलस एंड दिस बोमेन्स कैप्सूल इन दोनों को मिला के वी कॉल इट अ मैल्फिगियन बॉडी और ऑल्सो इट इज कॉल्ड अ रीनल कॉर्पसल. सो दिस वाज अबाउट द मैल्फिगियन बॉडी. अब इसमें देखिए ये जो बोमेन्स कैप्सूल है इससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है एंड इट इज हाईली कॉइल्ड और इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर पीसीटी. अब ये जो पीसीटी है इट फर्दर कंटिन्यूज एज अ यू शेप स्ट्रक्चर. तो ये जो यू शेप में जो स्ट्रक्चर बन रहा है या फिर आप कह सकते हैं कि हेयर पिन की शेप का जो स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हैनलेज लूप या फिर लूप ऑफ हैनले. तो इसमें जो सबसे पहले जो नीचे की तरफ जा रहा है ये जो ट्यूब दिस इज नोन एज डिसेंडिंग लिम्ब और उसके बाद फिर जो ऊपर की तरफ जा रहा है दिस इज द असेंडिंग लिम्ब. ओके, सो दिस वाज अबाउट द हैनलेज लूप. अब ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये आगे कंटिन्यू करेगा इनटू द फॉर्म ऑफ अनदर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. दिस इज नोन एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और इन द शॉर्ट वी कॉल इट डीसीटी.
ठीक है। अब ये जो डीसीटी है ये जाके अटैच करेगा हमारे कलेक्टिंग डक्ट के साथ। तो ये कलेक्टिंग डक्ट है, इस कलेक्टिंग डक्ट से कुछ और नेफ्रॉन्स की भी डीसीटी आके यहाँ पे मिलेगी इसके साथ। तो ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर था। अब हम इसकी ब्लड वेसल्स की बात करें तो देखिए एफरेंट आर्टीरियोल आ रही थी, अब ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्टीरियोल निकलेगा। तो ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है इसका डायमीटर एफरेंट आर्टीरियोल के कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा। ठीक है। अब ये इफरेंट आर्टीरियोल जो है आगे जाके एक नेटवर्क बना रही है कैपिलरीज का, इस नेटवर्क को हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और उन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में से भी एक जो कैपिलरी है दैट इज नोन एज वासा रेक्टा। अब ये वासा रेक्टा क्या है? वासा रेक्टा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का ही एक ब्रांच है जो कि हेनलेस लूप के पैरेलल जाता है। तो देखिए मैंने ये बनाया है वासा रेक्टा एंड इट इज गोइंग पैरेलल टू द हेनलेस लूप। ठीक है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि जो हमारा नेफ्रॉन का कौन सा पोर्शन कोर्टेक्स में लाई करता है और कौन सा पोर्शन मेडुला में लाई करता है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि किडनी का जो आउटर लेयर है दैट इज नोन एज कोर्टेक्स एंड द इनर लेयर इज नोन एज मेडुला। ठीक है। तो अगर आप नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में देखें तो जो मैल्फिगियन कॉर्पसल है और जो पीसीटी है और डीसीटी है तो ये पोर्शन तो कोर्टेक्स में लाई करता है, और जो हेनलेस लूप है और जो वासा रेक्टा है ये बेसिकली मेडुला में लाई करता है। ठीक है। तो जो कोर्टिकल जो नेफ्रॉन्स होंगे उनके केस में वासा रेक्टा और जो हेनलेस लूप है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होंगे, जबकि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होंगे उसके केस में आपको ये दोनों हाईली डेवलप्ड मिलेंगे। ठीक है। तो 85% जो नेफ्रॉन्स हैं दे आर ऑफ कोर्टिकल टाइप एंड अराउंड 15% नेफ्रॉन्स दे आर ऑफ जक्स्टा मेडुलरी टाइप। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है इस नेफ्रॉन के अंदर। ओके। यूरिन के फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस में जो ब्लड एंटर करता है थ्रू द एफरेंट आर्टीरियल तो उसका फिल्ट्रेशन होता है। तो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल का जो एपिथेलियम है वो इस तरीके से डिजाइंड होता है कि वो उसको फिल्टर कर सके। जैसे मैंने आपको पोडोसाइट्स के बारे में पहले भी बताया था, तो पोडोसाइट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब यहाँ पे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस हिस्से में दैट इज द 2 टर्म्स, फर्स्ट इज GFR एंड सेकेंड इज JGA। GFR stands for glomerular filtration rate and JGA stands for juxtaglomerular apparatus। अब इसको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए GFR क्या होता है कि 1 मिनट में जो आपका जो ग्लोमेरुलस है वो कितने ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं GFR। अब इसको अगर मैं पर डे के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूं तो इट विल कम आउट टू बी 180 लीटर्स पर डे। तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो किडनीज हैं वो एवरी डे 180 लीटर्स ब्लड को फिल्टर करती हैं। ठीक है। सो दिस टर्म विल बी नोन एज GFR। वैसे जब आप इसका डेफिनेशन लिखते हैं तो यू विल राइट इट इन पर मिनट। ओके। सेकेंड टर्म इज JGA और द जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। अब ये क्या होता है? देखिए JGA जो है एक स्पेशलाइज्ड मास है सेल्स का। वो सेल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किडनीज के फंक्शन को रेगुलेट करने में। इसको आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके फंक्शन को, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बस थोड़ा सा बता देती हूँ कि JGA कहाँ पे प्रेजेंट होता है। देखिए आपका एफरेंट आर्टीरियोल जो है ना वो आपके डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के साथ मिलता है एक जगह पे। तो वहां पे जब उनका कॉन्टेक्ट होता है तो वहां पर ये सेल्स का एक टफ्ट बनता है और उसी को हम JGA बोलते हैं। ठीक है। इसका फंक्शन हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो इसके बाद आप देखिए जो अब 180 लीटर पर डे अगर फिल्टर हो रहा है ब्लड तो इतना तो हम पास आउट नहीं करते। एवरीबडी एनी हेल्दी इंडिविजुअल विल पास अराउंड 1.5 लीटर्स पर डे। तो जो ये फिल्ट्रेट है ये जाता कहाँ पे है? तो ये जो है ना आपके नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स हैं वहां पे सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो ट्यूब्यूल है वो कुछ भी रीअब्सॉर्ब कर लेगी। एक पर्टिकुलर उनका जो है डिजाइंड होता है वे कि किस तरीके से रीअब्सॉर्प्शन होगी। तो सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन होती है जिसके थ्रू उसका जो है कंसंट्रेट किया जाता है यूरिन को, और कुछ जगह से जो है ना ट्यूब्यूल्स सिक्रीट भी करती हैं। ठीक है। आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ सिक्रीशन भी होती है, कुछ आयंस की और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो उसके थ्रू जो है एसिडिक और बेसिक बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। सो दिस वाज अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन।
अब यूरिन फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या है। तो नेफ्रॉन में जितनी भी ट्यूब्यूल्स आपने पढ़ी हैं उसके फंक्शन को भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा। इसमें सबसे पहले जैसे पीसीटी का क्या फंक्शन है, हेनलेस लूप का क्या फंक्शन है, टीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट का क्या फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पीसीटी का बताती हूँ, तो पीसीटी जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में। ठीक है, तो जो 70 to 80% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, वाटर भी और इलेक्ट्रोलाइट्स भी। ठीक है, इसका जो एपिथेलियम है वो इस तरीके से डिजाइंड होता है कि वो ये काम कर सके। यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम आपको मिलेगा, तो वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है रीअब्सॉर्प्शन में। अगर हैंडलेस लूप की बात करूं तो इसका जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर को तो रीअब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकता। और वहीं पे जो इसका असेंडिंग लिम्ब है वो इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्सॉर्ब कर सकता है, लेकिन वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं कलेक्टिंग डक्ट की बात करूं तो यहाँ पर जो है वाटर और यूरिया का रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो इस तरीके से आपको सबके फंक्शंस जो है डिटेल में पढ़ने होते हैं कि कौन सा ट्यूब्यूल जो है कौन से आयंस को या कौन से मटेरियल्स को रीअब्सॉर्ब करता है या सिक्रेट करता है। ओके, सो दिस वे द आयोनिक बैलेंस विल बी मेंटेन्ड इन आवर बॉडी एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन विल बी डिसाइडेड। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आपको एक मैकेनिज्म पढ़ना है, द मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसको किस तरीके से कंसंट्रेट किया जाता है, और साथ में जो देखिए जो किडनीज में जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, जो मेडुला का जो सेल्स हैं उसमें जो ओस्मोलैरिटी है वो मेंटेन की जाती है एट 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर, जबकि जो कोर्टेक्स है वहां पर जो ओस्मोलैरिटी है दैट इज 300 मिली ओस्मोल पर लीटर। तो ये किस तरीके से मेंटेन की जाती है ओस्मोलैरिटी, उसी को आपको यहाँ पे पढ़ना होता है, और उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म को मैं यहाँ पे डिटेल में तो डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ कि ये होता कैसे है। देखिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब है काउंटर करंट, दैट मीन्स कि जो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट है वो अपोजिट डायरेक्शंस में होगा। फॉर एग्जांपल, अब जो वासा रेक्टा है और जो हैनलेस लूप है उन दोनों में जो फ्लो हो रहा है फिल्ट्रेट का वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। उसकी वजह से एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होता है कि जिसकी वजह से हमारा मेडुलरी इंटरस्टिशियम की जो ओस्मोलैरिटी है दैट विल बी मेंटेन्ड एट 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर ऑलवेज। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट इन ब्रीफ अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। इसके बाद हम देखेंगे कि जो किडनीज का फंक्शन है वो रेगुलेट किस तरीके से होता है, कौन से हॉर्मोन्स उसमें एक्ट करते हैं, स्पेशली जो जेजीए है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म में। किडनीज के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए जो हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है उसमें आपको मेनली 3 हार्मोन्स को स्टडी करना है। तो जो पहला हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, उसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसको आप वेजोप्रेसिन भी कह सकते हो। सेकंड हार्मोन जो है वो जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से रिलीज होता है, इसको हमने अभी अभी डिस्कस किया था पहले। तो जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है रेनिन। तो रेनिन आगे फर्दर कुछ हार्मोन्स के साथ मिलके एक सिस्टम बनाता है जिसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और इसको आप शॉर्ट में RAAS मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। और जो थर्ड हार्मोन है वो हार्ट से रिलीज होता है, तो हार्ट से जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर एंड ऑल्सो नोन एज ANF। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक को आई विल मार्क इट अ 5 स्टार, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे नीट 2020 में एक क्वेश्चन आया था, तो इसको मैं डिटेल्ड इंडेक्स कंप्लीट करने के बाद आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो इसमें से मैं अभी यहाँ पर इतना बता देती हूँ कि जो ADH है और जो रेनिन का जो सिस्टम है ये दोनों मैकेनिज्म्स जो है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का काम करते हैं। तो ये तब फंक्शन करते हैं जब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है या बॉडी में डिहाइड्रेशन वाला कंडीशन जो है हो जाता है। और जो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर है ये तब रिलीज होता है या तब काम करता है जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो दिस वाज इन ब्रीफ अबाउट द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अवर डिस्कशन इज मिक्टुरेशन। मिक्टुरेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन। तो जो यूरिन का जो रिलीज होता है उस प्रोसेस को वी कॉल मिक्टुरेशन। तो मिक्टुरेशन के अंडर आपको 2 चीजें पढ़नी है। फर्स्ट इज मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स,
मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मिक्टुरेशन जो न्यूरल सिस्टम जो काम करता है, किस तरीके से एक्ट करता है, जो रिफ्लेक्सेस काम करते हैं, वो हमें मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स में पढ़ने हैं। सेकंड हमें पढ़ना है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, कि यूरिन का जो केमिकल जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उसका पीएच क्या है, उसका कलर क्या है, तो वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी द रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हमने देखा कि किडनीज जो है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनाती हैं ह्यूमन बींग्स में, लेकिन किडनीज के अलावा भी कुछ अपने बॉडी के पार्ट्स हैं जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। फॉर एग्जाम्पल लंग्स, लिवर, स्किन एंड सलाइवा ऑल्सो। तो जैसे कि लंग्स हैं, लंग्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का काम करती हैं। लिवर में आपके बहुत सारे ड्रग्स का एक्सक्रीशन होता है। इसके अलावा आपके जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो भी यहीं पर ही एक्सक्रीट होते हैं। इसके अलावा जो स्किन है, स्किन से आपका जो स्वेट निकलता है, तो स्वेट के थ्रू भी आप सोडियम क्लोराइड को रिलीज करते हो, वाटर को रिलीज करते हो, और इसमें जो सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो भी काफी तरह के सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। एंड सलाइवा आल्सो प्लेज सम रोल इन एक्सक्रीशन। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में। तो डिसऑर्डर्स में कि किडनीज से रिलेटेड जो भी मैल फंक्शनिंग हो सकती है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि यूरीमिया, रीनल फेलियर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रीनल कैल्कुलाई या किडनी स्टोन्स जिसको बोलते हैं, ओलिग्यूरिया, एन्यूरिया, पोलीयूरिया, ग्लाइकोस्यूरिया, सिस्टाइटिस, प्रोटीनूरिया, एल्ब्यूमिनूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया, डायूरिसिस, हेमेटूरिया एंड ऑल्सो कीटोन्यूरिया। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। और लास्ट टॉपिक है हीमोडायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो ये एक तरीका है किडनीज की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने का, तो इसके बारे में भी आपको ब्रीफली थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो दिस वाज अबाउट द डिटेल्ड इंडेक्स। अब इस पार्ट में से देखिए एक क्वेश्चन और आया था इस साल नीट 2020 में। द क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू द टर्म्स ग्लाइकोस्यूरिया एंड कीटोन्यूरिया। Okay, so I will mark it a star. Now if you see, I have written these terms under the disorders. So I will explain this part in detail, the disorders part. But if you see the NCERT, तो NCERT में these two terms are given with respect to the chemical composition of the urine. So I will also discuss the chemical composition of urine in detail. So after this detailed index, now we are going to see what questions came in NEET 2020 from this chapter and how we have to solve with the help of the discussion about the topics.